से ली गई फैसले किए जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो हमने डिस्कशंस किए हैं। सबसे पहले तो ख़त्म नबूवत हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का खुद फैसला था राजा ज़फ़रुल हक कमेटी बनाने का। उन्होंने हमें बताना था कि कौन जिम्मेदार था वो अमेंडमेंट लाने के लिए जो अमेंडमेंट बनाने के लिए 23 दिन लगाए 1974 के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डिबेट किया, वो अमेंडमेंट लेके आए और इस अमेंडमेंट को जिस खुफिया तरीके से हटाया गया, ये इस वक्त सारी कौम डिमांड कर रही है और ये इशू ख़त्म नहीं होने वाला। ये वो चीज़ नहीं है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा था मियाँ साहब फिक्र ना करो लोग पैनमा भूल जाएंगे, ये भूलने नहीं लगे लोग। ये सारी हमारी सारे जितने डेलीगेट्स आए हुए थे सबकी उनके हलकों से ये आवाज़ आ रही है कि जी ये डिमांड कर रहे हैं कि क्यों चेंज किया गया, जो कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट वो लेके आई थी। यानी ये ऐसे किसी ने इंपोर्ट करके ये चीज़ नहीं ख़त्म नबूवत का अमेंडमेंट लेके आई थी। दूसरी चीज़ हमने फैसला किया मेंबरशिप कैंपेन भरपूर तरीके से लॉन्च करें सारे पाकिस्तान में और ये असल में हमारी इलेक्शन की भी तैयारी है, मेंबर्स बनाएं अपनी और पार्टी तैयारी करें इलेक्शन के लिए। तीसरा पख्तूनख्वा और फाटा का मर्जर, हम समझते हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक गेम खेल रहा है मौलाना फजल रहमान। इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि गवर्नमेंट और मौलाना फजल रहमान डरे हुए हैं कि अगर केपी और फाटा का मर्जर होता है तो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। असल में ये बड़ी ख़तरनाक इसलिए है कि वहाँ बिल्कुल एक खला बनी हुई है, एक वैक्यूम है कबायली इलाके में, पुराना निज़ाम ख़त्म हो गया और हमें ख़तरा ये है कि अफ़गानिस्तान से अगर यह इसी तरह खला रही, वैक्यूम रही, तो फिर से दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी, जो कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन में वज़ीरिस्तान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान खाली हुआ, अभी भी वहाँ तबाही है। इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद अगर ये इसी तरह रही खला तो ये आने वाले दिनों में हमें डर है, हमें सारी रिपोर्ट से हैं कि फिर से दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। लिहाजा हम डिमांड करते हैं कि इसको फौरी तौर पे पख्तूनख्वा के साथ ज़म किया जाए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन काफ़ी नहीं है, वहाँ कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया है और ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं कबायली इलाके के लोगों से और पाकिस्तान से, क्योंकि अगर वहाँ दहशतगर्दी फिर से शुरू हो गई तो सारे मुल्क में नुकसान होगा। तीसरी चीज़ कि हमने ये फैसला किया है कि पंजाब के अंदर जिस सतह की करप्शन और सिंध में हम अब कमेटीज़ बना रहे हैं एक्सपर्ट्स की, हम अब खुद डेटा इकट्ठा करेंगे। इनके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी बड़ी किकबैक्स हैं पंजाब में, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बड़े बड़े उसके अंदर किकबैक्स हैं। एक पकड़ा गया जो मेट्रो के अंदर, अब मुल्तान मेट्रो में वो तो सामने आ गया, वो तो अब नैब के सामने आ गया, लेकिन बाकी मेट्रोज़ में और ऑरेंज ट्रेन में ख़ास तौर पे हम अब डिमांड करेंगे कि ऑरेंज ट्रेन जो 200 अरब रुपया हमारे टैक्स के पैसे से बन रही है, वो खुफिया कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल कैसे हो सकता है। उसी तरह LNG का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी कॉन्फिडेंशियल है। ये मेगा करप्शन है, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें से बड़ा पैसा निकालते हैं। इसलिए हमने अपनी दोनों कमेटीज़ एक सिंध में बनाई है पंजाब के लिए, जो पूरे ये जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये इन सारों के ऊपर अब हमने तफ्तीश करनी है और हम चैलेंज करते हैं कि आप जाए पख्तूनख्वा में बनाएं, हमें भी फ़ायदा होगा कि अगर आप देखें कि वहाँ अगर कोई करप्शन आपको नज़र आती है। हमने जो पाकिस्तान के किसान हैं जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर पे जो गन्ना इस वक्त गन्नों का जो सीज़न है, जिस तरह के उनको रेट नहीं मिल रही किसानों की, जिस तरह उनको खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उनको आमदनी नहीं मिल रही, गुर्बत पैदा हो रही है, बढ़ रही है देहातों के अंदर। हम ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान के किसानों को पूरी तरह उनके रेट्स दिए जाएं। जो 180 रुपया है गन्ने का, 180 रुपया दिया जाए। ताकतवर बैठे हुए हैं, शुगर मिल ओनर्स हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और मार खा जाता है बेचारा गरीब गन्ने वाला जो सारा साल मेहनत करता है। और
ہندوستان کی جو لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہے، ہمارے ڈیلیگیٹس نے بتایا کہ نارووال کے علاقے میں، بارڈر کے علاقے میں بڑی بری حالات ہے لوگوں کی، گاؤں خالی ہو گئے ہیں، کتنی کیجولٹیز ہیں، سیالکوٹ میں کیجولٹیز ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے سخت مذمت کی ہے، اور ہمارے کئی ڈیلیگیٹس کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب نواز شریف مشکل میں آتا ہے تو بارڈر پہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اور جو کنٹیمپٹ کیا ہماری سینٹرل ایگزیکٹو نے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلے اسرائیل کا کیپٹل جو جیروسلم کو اس نے کروایا، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، ساری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے انتشار بڑھے گا، اس سے کم نہیں ہوگا، لہٰذا یہ واپس لے امریکہ، یہ ہمارا سخت رائے ہے اس کو. جی خان صاحب، استعفوں کے حوالے سے کہیے گا کہ پارلیمنٹ سے آپ کی جماعت استعفے کب تک دے رہی ہے؟ سوری، میں ایک چیز بھول گیا، ایک اور بھی کہ پولیس ریفارمز جو ہیں یہ باقی صوبوں کی ضرورت ہے. جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں نجیب اللہ مسعود کو مارا کراچی میں، اور جس طرح وہ جو قصور کے سارے کیسز ہوئے ہیں، اس میں نظر آ رہا ہے کہ پولیس کو انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، پولیس کو کرپٹ کیا ہوا ہے. پولیس والوں کو جب آپ پیسے دے کے یا نان میرٹ کے اوپر آپ جب اوپر لے کے آتے ہیں تو پولیس نکارہ ہو جاتی ہے. اور ان کے سامنے مثال ہے کہ آج میں ساروں کو کہتا ہوں کہ مخالفین جا کے پختونخوا کی پرفارمنس دیکھیں پولیس کی، صرف اس لیے کہ ہم نے پولیس ایکٹ پاس کیا ہے. اس ایکٹ کے مطابق صرف آئی جی فیصلے، پروموشن، ٹرانسفر، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے وہاں. ایک پروفیشنل پولیس فورس بنی ہے. اور میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب مردان میں کیس ہوا اسما کا، تو شہباز شریف نے کہا جی میں وہاں جاؤں گا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ جائیں. اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پولیس کو وہاں برا بھلا کہیں گے، لوگ آپ کو انڈے ماریں گے، اس لیے کہ لوگوں کو کانفیڈنس ہے پولیس کے اوپر. ساری سرویز بتا رہی ہیں کہ پختونخوا کے لوگ اب کانفیڈنس رکھتے ہیں پولیس پہ، اور وہ پروفیشنل پولیس فورس ہے. اور جو گورنمنٹ نے سول پروسیجر ریفارمز نے کی، یعنی کیسز جلدی ہوں، جلدی فیصلے ہوں، بیچارے لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کچہریوں کا دھکے کھاتے پھرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک پہلی دفعہ تاکہ لوگوں کو انصاف جلدی ملے ریفارمز کی ہیں. اور ہم نے گورنمنٹ کو کرمنل پروسیجر ریفارمز کے لیے تجویزیں دی ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم پاکستان میں کولیپس کر گیا. اور یہ نیشنل ایکشن پلان میں کہا گیا تھا کہ اس لیے یہ لے کے آ رہے ہیں ملٹری کورٹس، کیونکہ جو ہمارا کرمنل پروسیجر سسٹم ہے وہ نہیں کام کر رہا. تو انہوں نے ریفارمز کرنے کی، ابھی تک کوئی ریفارم نہیں کی. پختونخوا نے گورنمنٹ نے تجویزیں دی ہیں کہ کرمنل پروسیجر ریفارمز کیسے ہو سکتی ہیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں، مجرموں کو پکڑا جائے. خان صاحب، مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے، مختلف جماعتوں سے رابطے بھی کیے ہیں. ایک طرف زرداری صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے. آپ کا ہاؤس اینڈ آرڈر کیا ہے؟ اور اگر ہاؤس اینڈ آرڈر ہے تو دوسری جانب استعفوں کا آپشن بھی زیر غور ہے، تو ان دونوں چیزوں پہ ذرا کلیئر کر دیں قوم کو کہ آپ کی کیا ٹیک ہے. مجھے یہ ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، یہ سارے جو بڑے بڑے مجرم ہیں نا قوم کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جناب کئی جمہوریت بچانے کے نام پہ عمران خان نے لعنت کہہ دیا، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور کوئی ٹائم نہیں ہے اسمبلیوں کو ریزولوشن پاس کرنے میں. جو 1 منٹ یہ جو اسمبلی ہے 70,000 روپیہ 1 منٹ کا اس کا خرچ ہوتا ہے، اور ان کو کوئی چیز نہیں ملی. اور وہ ادھر بھی تعریفیں میری کریں، ادھر بھی، اور یہ اکٹھے ہو جائیں. یہ کرمنلز، یہ کرپٹ مافیا اکٹھا ہوگا، اگر ابھی نہیں تو آگے جا کے ہوگا. اگر یہ مخالفت بھی کریں تو اندر سے ملے ہوئے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ اگر یہ لے کے آئے عدم اعتماد ہماری پختونخوا کی حکومت میں، کیونکہ ہمارے بڑے اچھے پلانز ہیں اس کے بعد. استعفوں ساری پارٹی نے، پختونخوا نے بھی، ساری پارٹی نے مجھے اپنے استعفے دے دیے.
मेरे पास हैं, जब भी वो मुझे मैं चाहूँगा वो मुझे दे देंगे। ये मैं फैसला करूँगा अपनी पार्टी के सीनियर लीडर से। खान साहब ये बताएं, खान साहब ने कहा कि मैं मशवरे पर अमल करूंगा, लेकिन शेख रशीद ने अभी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खान साहब ने मुझे रोक दिया है। सुबह रोका था, सुबह रोक सको तो रोक लो। 1 हफ्ते के लिए खान साहब शेख रशीद मेरे से बहुत ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान है। हम दोनों मुशावरत करेंगे और इंशाल्लाह ये इस्तीफों को खान साहब एक सेकंड बनाया गया राय हसन को, उस हवाले से क्या कहते हैं? किसको राय हसन को जस्ट पंजाब में खान साहब ये आज ज़ैनब का जो है, आज वो पता ये चल रहा है कि जो कातिल था उसका सुराग लगा लिया गया। आसमा का अभी तक कोई आता पता नहीं, और कल एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है शब कदर में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कि मुझे पता है कि आप जियो का रिपोर्टर हो और मुझे पता है कि आपने बात ऐसी कर दी है। मैं इससे आपको मैं पहले बेहतर बात बता देता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि खुशखबरी आपको ये होनी चाहिए कि बड़ी ज़बरदस्त हम नैब के लिए शकील रहमान के ऊपर पूरा हमने तैयार की है पिटीशन, नैब में लेके जा रहे हैं कि देखें एक मीडिया हाउस का जो ओनर है वो बाहर से फंडिंग लेके पाकिस्तान की मीडिया एजेंडा सेट कर रहा है। ये क्राइम है, ये जुर्म है। यानी मैं अगर बाहर बैठा हूँ, मैं किसी से भी बाहर से पैसे लेके पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर सकता हूँ। जो ISI चीफ को इन्होंने जलील किया सारा दिन, पता चलना चाहिए कि ये मीर शकील रहमान की फंडिंग आ किधर से रही है। हमने अब नैब में जा रहे हैं, हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, तो इंशाल्लाह ये जियो पर सही सवाल का मुजरिम पकड़ा गया है, कुछ कहेंगे? किसका? ज़ैनब कत्ल केस का मुजरिम सर अभी ARY वाले पूछ रहे हैं। मुझे भी आइडिया नहीं है। अच्छा खान साहब, 4 महीने हो गए, एक पहले लहर में चल रहा है नवाज शरीफ के बच्चों का और नवाज शरीफ का। 4 महीने हो गए, 2 महीने रह गए 28 फरवरी में, क्या अंजाम देख रहे हैं उसका भी आप? देखिए, मैं नवाज शरीफ को तो मैंने कभी भी जो वो आजकल बातें कर रहे हैं, मैंने कभी ऐसी बातें सुनते नहीं देखा, क्योंकि मासूम और मजलूम बन जाते थे। आज उनका चेहरा सामने आ गया। लेकिन जो खौफनाक चीज़ है वो ये कि वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह अटैक कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने ओपनली कह दिया कि केस वापस करो, यानी उनको आदत पड़ी हुई है जस्टिस कयूम्स की कि जो टेलीफोन करके कहो जनाब ये फैसला कर दो। ये पहली दफ़ा एक पाकिस्तान की अदालत ने शरीफ ख़ानदान को तलब किया, ये पहली दफ़ा हुआ। हमेशा किसी ना किसी तरह बच जाते थे, इतने बड़े केसेस हैं इनको कोई पकड़ता नहीं था। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की अदालत ने इनको पहला फैसला किया और अब इनको सज़ा मिलने जा रही है। तो नवाज शरीफ जो अब ये कर रहा है, सिर्फ एक मकसद है, किसी ना किसी तरह वो जो कन्विक्शन होने जा रही है अगले महीने की आखिर में, उस कन्विक्शन से बच जाए। क्योंकि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कन्विक्शन हो गई तो इनके जो अरबों डॉलर, रुपए नहीं, अरबों डॉलर की बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, सारी फ्रीज हो जाएगी। ये सारा शोर मचाया जा रहा है, ये जलसे किए जा रहे हैं सिर्फ एक मकसद से। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को देखो कि एक दहला भी पकड़ा गया तो मैं छोड़ दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने 100 अरब का शहबाज शरीफ का दहला है, कितने अरबों का है ये? क्योंकि जो इनके करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह की करप्शन की है शहबाज शरीफ, अब तो हम आपके सामने लेके आएंगे कि मेट्रोज के ऊपर, ऑरेंज ट्रेन, इनके 1000 अरब के इनको सड़कों के कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1000 अरब। और हमारा ख्याल ये है कि इसमें से कम इन्होंने 30-40% इनकी जेब में गया है और इंशाल्लाह ये हम सामने लेंगे। और शहबाज शरीफ का नैब को अटैक करना, यानी एक तरफ कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं सुनने मैंने 1 साल सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिए। एक मेरा 60 लाख रुपए का मेरा एक फ्लैट लिया था मैंने 33 साल पहले, उसके मैंने 64 डॉक्यूमेंट्स दिए, 1 साल जवाब दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। सवाल ये है कि ये क्यों धमकियां दे रहे हैं नैब को? अगर ये इनको कोई मसला नहीं था तो ये क्यों धमकियां दे रहे हैं? आराम से जाके जवाब दे।